तीसरी चीज ये है कि जब ये गाड़ी वहां पर आकर एक्सप्लोड की, उस बस से टकराई, तो 3 सिचुएशन हो सकती है। वहां पर 1 वे है, एक तरफ जाने के लिए है, एक तरफ आने के लिए। तो 3 सिचुएशंस पैदा हो सकती है। पहली सिचुएशन है कि गाड़ी शायद उल्टे रास्ते से आ रही होगी। दूसरी सिचुएशन है गाड़ी पीछे से आई और कॉन्वॉय को ओवरटेक करके कॉन्वॉय के शुरू की तीसरी या 5वीं गाड़ी जैसा खबर है उस पे किया। मतलब उन्होंने, इस गाड़ी ने 70 गाड़ियों को क्रॉस करके किया। तो इस गाड़ी को इस कॉन्वॉय के अंदर एंटर कैसे होने दिया? तुरंत घटना के तुरंत बाद ये कहा गया कि गाड़ी थी और गाड़ी में 300 किलो का एक्सप्लोसिव था। तो 300 किलो एक्सप्लोसिव कहीं से आना, एक गाड़ी में इकट्ठे भरा जाना बड़ा आसान काम तो नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जो 78 गाड़ियों का कॉन्वॉय उस दिन चला था, इतना बड़ा कॉन्वॉय क्यों चलाना पड़ा? मैं ब्रीफ में पुलवामा की घटना और जो उसमें क्वेश्चन रेज हुए हैं हमारे दिमाग में जो आते हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा आप सबको मालूम है कि 14 फरवरी 2019 को शाम को लगभग 3:15 बजे पुलवामा के पास एक बहुत बड़े ब्लास्ट में सीआरपीएफ की एक बस उड़ गई और उसके वजह से उस गाड़ी के अंदर ट्रैवल करने वाले और वहाँ पर रास्ते में प्रोटेक्शन देने वाले कुल 40 जवानों की शहादत हो गई। ये घटना जो है, इससे कई बहुत बड़े बड़े सवाल उठते हैं जो उस समय भी रेज किए गए थे, पर वो आज तक अनआंसर्ड है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जो 78 गाड़ियों का कॉन्वॉय उस दिन चला था, इतना बड़ा कॉन्वॉय क्यों चलाना पड़ा? उससे पहले एयरलिफ्टिंग का प्रोविजन होता था। जब ट्रुप्स जम्मू में स्ट्रैंडेड हो जाते थे, जब वहाँ पर रह जाते थे, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे, तो उनको हवाई जहाज से लिफ्ट करके, चाहे फिक्स्ड विंग या हेलीकॉप्टर वगैरह से लिफ्ट करके उनको श्रीनगर भिजवाया जाता था, जिससे कि वो ड्यूटीज वहाँ पर कर सके। इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जवान इकट्ठे हो गए थे जम्मू में ट्रांजिट कैंप में, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से 4 फरवरी को लास्ट कॉन्वॉय चला था। उसके बाद से वहाँ रास्ते में बर्फबारी और लैंडस्लाइड्स की वजह से कोई कॉन्वॉय नहीं चला था। सीआरपीएफ के जो आईजी साहब थे वहाँ पर श्रीनगर में, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि हमारे जवान जम्मू में स्ट्रैंडेड हैं, उस ट्रांजिट कैंप में सिर्फ 250-300 लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिसके अंदर 2500 से ज़्यादा जवान इकट्ठे हो गए। तो पहली चीज़ तो जवानों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहने में, जैसा अंग्रेजी में वर्ड है, स्क्वालर जैसी कंडीशन में वहाँ पर रह रहे थे। और इससे संबंधित अधिकारियों को ये आवश्यक था कि उनकी हालात को देखते और उनको एयरलिफ्ट करते वहाँ से, परंतु वो नहीं हुआ। जबकि सीआरपीएफ के आईजी साहब ने रिक्वेजिशन भी दी थी और एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसके पास एक एयर विंग है, और वो एयर विंग का पर्पज यही है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रुप्स को जब जरूरत हो तो उनको एयरलिफ्ट किया जाए, परंतु यह नहीं प्रोवाइड किया गया। इसकी वजह से जो कॉन्वॉय मुश्किल से 20-25 गाड़ियों का होता था, वो उस दिन 78 गाड़ियों का कॉन्वॉय था, बहुत बड़ा कॉन्वॉय था। और सुबह 3-3:30 बजे चलकर जब वहाँ पुलवामा के पास मोड़ में पहुंचा वहाँ पर, तो वहाँ पर ये गाड़ी का ब्लास्ट में शायद तीसरी गाड़ी या 5वीं गाड़ी में उसमें ब्लास्ट हुआ और वो वहाँ पर उसमें खत्म हो गए। तो पहला सवाल जो उठता है कि इनको
हवाई जहाज से क्यों नहीं लिफ्ट किया गया, जबकि ये बहुत जरूरी थी, जबकि इसकी रिक्विजिशन भी दी गई थी। दूसरी बात ये उठती है कि जब इतना बड़ा, आप सबों को मालूम है और आप सबों ने रिपोर्ट भी किया होगा कि तुरंत घटना के तुरंत बाद ये कहा गया कि गाड़ी थी और गाड़ी में 300 किलो का एक्सप्लोसिव था। तो 300 किलो एक्सप्लोसिव कहीं से आना, एक गाड़ी में इकट्ठे भरा जाना बड़ा आसान काम तो नहीं। इसके लिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने को काफी कुछ बंदोबस्त करना पड़ा होगा। उन्होंने जगह जगह कॉन्टैक्ट्स किए होंगे, परचेज किया होगा या प्रोक्योर किया गया होगा, जिसके लिए उन्होंने कम्युनिकेशंस की होंगी। कम्युनिकेशंस चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की हो, चाहे आवागमन किया गया हो। और हमारी इंटेलिजेंस जो विंग्स हैं, हमारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के हर जगह सोर्सेज होते हैं। तो जब वो सोर्सेज क्या कर रहे थे, जब इतना 300 किलो का एक्सप्लोसिव एक जगह पर इकट्ठा हो रहा था। और तीसरी चीज, गाड़ी भी प्रोक्योर की गई होगी। गाड़ी के प्रोक्योर करने के लिए पेपर्स बने होंगे। तो इंटेलिजेंस और जो उसके अंदर जो अलेज्ड सुसाइड बॉम्बर था दार, वो पहले से इंटेलिजेंस एजेंसी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की नजर में था। ऐसा कहा जाता है कि उसको 6 बारी पहले डिटेन किया गया था, कभी अरेस्ट नहीं किया गया था। तो जब ये 6 बारी अगर वो डिटेन किया गया था, तो उसके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी गई? उसके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए थी। 300 किलो एक्सप्लोसिव आया, एक जगह इकट्ठा किया, गाड़ी को आर्म किया गया होगा। एक्सप्लोसिव ऐसे तो फट नहीं जाता, उसके अंदर डेटोनेटर लिए गए होंगे, उसको सर्किट्स बनाए गए होंगे। तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स होंगे, जो कम्युनिकेशंस की होगी या दूसरी तरह की कम्युनिकेशन की होगी, उसको फॉलो अप क्यों नहीं किया गया, उसको ट्रेस क्यों नहीं किया गया? जबकि इसके साथ ही तीसरा जो कनेक्टेड है, जब 19 फरवरी को वहां के कोर कमांडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्लेम किया गया कि इस एक्सप्लोसिव के एक्सप्लोजन के जितने भी मास्टरमाइंड्स थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो अगर 5 दिनों के अंदर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन मास्टरमाइंड्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया और उनको एलिमिनेट भी कर दिया, तो ये ट्रेजेडी अवॉइड क्यों नहीं की जा सकी? पहले इस घटना के होने से पहले उनको क्यों नहीं डिटेक्ट किया जा सका, जिससे कि ये घटना रुक जाती? बहुत दुखदायी घटना थी। 40 जवान तो जवान हैं, पर 40 जवान के ऊपर मेरे ख्याल में कम से कम 4-5 गुने लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ये जवान तो शहीद हो गए, पर जो उनके पीछे उनकी फैमिलीज रह गई, उनकी देखभाल के लिए उनके लिए ये बहुत ही दुखदाई चीज है कि उनका जो ब्रेड विनर था उनकी फैमिली का, वो ब्रेड विनर चला गया इस संसार से। तो ये एक क्वेश्चन उठता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इस चीज के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकती? इस चीज की जो है अन्वेषणा या इसके बारे में पहले से पता क्यों नहीं लगा सकी, जबकि ये चीज, जिससे कि ये चीज अवॉइड हो सके। तीसरी चीज ये है कि जब ये गाड़ी वहां पर आकर एक्सप्लोड की, उस बस से टकराई, तो 3 सिचुएशन हो सकती है। वहां पर 1 वे है, एक तरफ जाने के लिए है, एक तरफ आने के लिए। तो 3 सिचुएशंस पैदा हो सकती है। पहली सिचुएशन है कि गाड़ी शायद उल्टे रास्ते से आ रही होगी। दूसरी सिचुएशन है गाड़ी पीछे से आई और कॉन्वॉय को ओवरटेक करके कॉन्वॉय के शुरू की तीसरी या 5वीं गाड़ी जैसा खबर है उस पे किया। मतलब उन्होंने, इस गाड़ी ने 70 गाड़ियों को क्रॉस करके किया। तो इस गाड़ी को इस कॉन्वॉय के अंदर एंटर कैसे होने दिया गया? या उल्टी डायरेक्शन में आ रही थी गाड़ी, तो उसके ऊपर किसी ने भी जो वहां पर डिप्लॉयड
प्रूफ्स थे, उन्होंने रोका क्यों नहीं, उस पर सस्पेशन क्यों नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन है कि ये गाड़ी अगर वहां पर स्टेशनरी थी, खड़ी हुई थी, तो वो खड़ी हुई गाड़ी को भी किसी ने उसके ऊपर सस्पेशन नहीं किया कि कॉन्वॉय के रास्ते में ये गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में खड़ी है। तो ये सवाल पैदा होते हैं, ये ऑपरेशनल लेवल के फेलियर है कि उस गाड़ी को जो बस से टकराने से रोकने में वहां पर जो आरोपी थी, रोड ओपनिंग पार्टी जिस भी संस्था की थी, वो क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाई। इसके साथ साथ ही उस हाईवे के अंदर कई छोटे रोड्स और मिलते हैं, अगल बगल के गांव से आकर मिलते हैं। तो जी लगभग 10-12 वहां पर ट्रैक्स आकर मिलते हैं। उन ट्रैक्स के ऊपर क्यों नहीं सर्विलेंस रखी गई, उन ट्रैक्स के ऊपर भी सर्विलेंस रखी। अगर आपने पूरा हाईवे कवर किया है तो वहां पर जो एंट्री, ये घटना यहाँ पर हुई हो, कहीं इन 8-10 ट्रैक्स के ऊपर कहीं भी हो सकती थी अगर वो सडनली आया है। तो ये एक काफी मेजर सवाल पैदा होते हैं कि पहली चीज के लीडरशिप फेलियर था, जो कि इन जवानों की बहुत बुरी हालात में जो प्रोजेक्ट कैंप में रह रहे थे उनको एयरलिफ्ट नहीं कर सके, जबकि ये सुविधा अवेलेबल थी। 40 जवानों की मौत हुई, उसकी कीमत वैसा अगर आप एक हवाई जहाज चार्टर कर लेते, अगर 200 जहाज, एयर इंडिया का जहाज अगर 200 भी उसमें आते तो बहुत ज्यादा लगता, तो 15 सॉर्टीज लगती। तो किस चीज की कीमत ज्यादा है, एक जवान की कीमत को आपने जो भी लीडरशिप थी उन्होंने कुछ भी नहीं आंका। तो ये एक बहुत ही निराशाजनक चीज है कि हम अन्य जवान को की लाइफ के बारे में कुछ सोचा नहीं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। दूसरी चीज मैंने बोला इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, एक्सप्लोसिव कहाँ से आया, गाड़ी कहाँ से ली गई, वो जो व्यक्ति था अहमद दार जिसके ऊपर जो पहले डिटेन हो रखा था उसके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी गई। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो साउथ ऑफ श्रीनगर वहां पर कई घटनाएं हुई हैं, अनंतनाग के आसपास बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पर तो सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट होनी चाहिए थी। और जैसा मैंने आखिर में बताया कि ऑपरेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो इन कॉन्वॉय को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये गाड़ी बिना किसी की नोटिस में आए हुए कॉन्वॉय में घुस गई और उसमें इतना बड़ा नुकसान कर दिया गया। इसके अलावा कई और चीजें हैं, अलग अलग वर्जन हैं, कई जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट्स लिखी हैं कि 10-11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वगैरह वगैरह। वो बातें और हैं, अगर थी तब तो और भी बड़ी वो चीज है कि अगर ये उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। बट जहां तक मैंने देखा है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बहुत एक जेनरिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, कोई उसमें स्पेसिफिक सूचना ऐसी बड़ी घटना होने वाली है इसके बारे में सूचना नहीं थी। ये पूरा घटनाक्रम संक्षेप में है और इससे जो सवाल उठते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात बंद करता हूँ। धन्यवाद।